हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा बीए पार्ट 2 के पेपर 4 से एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कृषि प्रदेश। इस वीडियो को बनाने में जिन पुस्तकों का सहारा लिया गया है, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व जगदीश सिंह काशीनाथ सिंह और आर्थिक भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य, डॉक्टर BL शर्मा तथा अन्य इंटरनेट वगैरह का सहारा लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कृषि प्रदेश क्या होता है। सबसे पहले तो आपको प्रदेश समझना होगा कि प्रदेश क्या होता है। प्रदेश एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें समरूपता होती है। समरूपता इन द सेंस कि वहाँ की जलवायु एक जैसी होगी, वहाँ की मिट्टी एक जैसी होगी, वहाँ के संसाधन एक जैसे होंगे और वहाँ के हर चीज़ एक जैसे होंगे। और कृषि प्रदेश का मतलब कि जहाँ कृषिगत दशाओं, विशेषतः फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है, कृषि भूमि के उपयोग की विशिष्टता जन्य संबद्धता मिलती है। संबद्धता कृषि प्रदेश विशेष में कृषि कार्य में व्यवहृत उपकरणों, कृषकों के आवास, रहन सहन के ढंग तथा जीवन स्तर में परिलक्षित होती है। इस प्रकार कोई कृषि प्रदेश समरूपता एवं संबद्धता में विशिष्ट यानी कि डिस्टिंक्ट होता है। कृषि प्रदेश को लेकर के विश्व के कई विद्वान अपने अपने हिसाब से विभाजन किया है। प्राकृतिक वातावरण के आधार पर, जलवायु के आधार पर डॉक्टर हटिंगटन, जॉनसन, व्हिटलसी, इन सभी ने कृषि प्रदेश का विभाजन किया है या फिर क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर हटिंगटन ने विश्व के को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। फर्स्ट, कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त क्षेत्र, यानी कि वैसे जगह जहां कृषि कभी भी नहीं किए जा सकते हैं, जैसे टुंड्रा, मध्य एशिया, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के ऊंचे हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी कि पर्वतों के ऊंचे क्षेत्र जहां बर्फ जमे रहते हैं। इसके अलावा मरुस्थल, जहाँ पे न बारिश होती है और साल भर गर्म रहता है। तो ये क्षेत्र हो गए जहाँ कृषि नहीं किए जा सकते। सेकंड, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र, वैसे प्रदेश जहाँ कृषि कार्य किया जा सके लेकिन कठिनता से, जैसे विषुवतरेखीय प्रदेश, शीत कटिबंधीय टैगा प्रदेश, क्योंकि यहाँ वनों की अधिकता है। थर्ड, कृषि के लिए अनिश्चित क्षेत्र, मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ कभी कृषि हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। जिस साल बारिश आएगी होगी, बारिश नहीं आएगी नहीं होगी। तो इनमें वैसे क्षेत्र हैं आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय प्रदेश, उत्तरी चीन, मानसून प्रदेश एवं शीतोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क प्रदेश। ये पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। एंड फोर्थ, कृषि के लिए उपलब्ध अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र, इसमें वैसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि आसान है, जैसे पश्चिमी यूरोप के प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मध्य अक्षांशीय पूर्वी तटीय जलवायु वाले प्रदेश, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय
एवं उष्णकटिबंधीय उच्च पठारी क्षेत्र। तो ये डॉक्टर हंटिंगटन का क्लासिफिकेशन था। नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉनसन। जॉनसन ने जलवायु के आधार पर ही, प्राकृतिक वातावरण के आधार पर ही विश्व को 3 लाइफ रीजन्स में डिवाइड किया, जिसमें 2 अन्य भी डिवीजन्स हैं उनके, यानी कुल मिला के इनका 5 से 6 क्षेत्र प्रदेश इन्होंने बताया। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय या विषुवत-रेखीय फसलों का प्रदेश। सेकंड, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। थर्ड, उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय तथा भूमध्य सागरीय प्रदेश। फोर्थ, शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश। फिफ्थ, ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश, जहाँ कठोर जलवायु में कृषि संभव नहीं है। और सिक्स्थ, मानसूनी अथवा चावल उत्पादक प्रदेश। विश्व में सभी देशों में कृषि के लिए जो भूमि है वह कृषि योग्य नहीं है, मतलब हर जगह की विशेषताएं अलग अलग हैं। कहीं पे कृषि के लिए बहुत ज़मीन है, कहीं बहुत कम उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया में 2%, कनाडा में 3%, रूस में 8%, अर्जेंटीना में 9%, फ्रांस में 36%, स्पेन में 37%, भारत में 44%, इटली में 49% एंड पोलैंड में 49%। मतलब ये हर जगह की विशेषताएं अलग होने के कारण कृषि भूमि की उपलब्धता में भी अंतर है। और इसी प्रकार यदि हम पॉपुलेशन का डिपेंडेंसी देखें तो कृषि पर ग्रेट ब्रिटेन में 6%, यूएसए में 9%, जर्मनी में 19%, फ्रांस में 20%, जापान में 36%, रशिया में 50%, इंडिया में अराउंड 70%, चाइना में अराउंड 70%, टर्की में अराउंड 70%, सूडान में अराउंड 85%, न्यासालैंड में अराउंड 92%। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ लगभग 100% जनसंख्या भी कृषि में संलग्न है। अब क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। डी व्हिटलसी, इनका क्लासिफिकेशन वर्ल्ड वाइड फेमस है और इसी को एग्रीकल्चरल रीजन मान लिया जाता है, व्हिटलसी के क्लासिफिकेशन का। तो पहले देखेंगे कि उन्होंने 1936 ईस्वी में विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया, जिसके क्राइटेरिया थे पशुओं एवं फसलों का साहचर्य, कृषि उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, यानी कि उनका व्यापार के लिए बेचा जाना अथवा किसान के लिए निजी उपभोग के लिए होना, एंड कृषि कार्य में सहायक यंत्रों, उपकरणों अथवा आवास आदि संबंधी दशाएं। तो इन 5 क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने कृषि प्रदेश को बांटने का, क्लासिफिकेशन का काम किया। अब कृषिगत विशेषताएं जो हैं कई नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं या उससे प्रभावित होती हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल यानी कि मिट्टी, धरातल यानी कि रिलीफ। तो इस प्रकार व्हिटलसी का जो क्लासिफिकेशन है वो 13 हैं। फर्स्ट, ध्यान से सुनना, व्हिटलसी का क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड 13 है।
ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग रीजन। पहले मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर हिंदी में बोलूँगा। नोमैडिक हर्डिंग रीजन। सेकंड, लाइव स्टॉकिंग रैंचिंग रीजन। थर्ड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। फोर्थ, रेडिमेंटल सीडेंटरी टिलेज रीजन। 5, इंटेंसिव सब्सिडेंस टिलेज विथ राइस डोमिनेंट। 6, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज रीजन विदाउट पैडी राइस। कमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल रीजन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। कमर्शियल लाइवस्टॉक क्रॉप एंड फार्मिंग रीजन। सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग रीजन। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन एंड स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। अब हिंदी में भी इसको समझ लीजिए। पहला, चलवासी पशुचारण प्रदेश। दूसरा, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। तीसरा, स्थानांतरी कृषि प्रदेश। चौथा, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश। पांचवा, चावल प्रधान गहन निर्वहन प्रदेश। छठा, चावल विहीन गहन निर्वहन प्रदेश। सातवां, व्यापारिक बागानिक कृषि प्रदेश। आठवां, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। नवां, व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। 10वां, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। 11वां, निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। 12वां, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। और लास्ट, विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश। अब हम इन्हीं 13 प्रकार के कृषि प्रदेश की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे और यह 3 लेक्चर्स में ख़त्म होगा। जैसे ये पहला लेक्चर है, इसके बाद 2 और भी लेक्चर होंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा, क्योंकि सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला हम लोग देखेंगे चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग रीजन्स। इसकी विशेषताएं देखते हैं कि चलवासी पशुचारण अफ्रीकी एशियाई शुष्क प्रदेश तथा घास वाले टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। यहाँ पशुओं के एक जगह से दूसरी जगह चराना ही प्रमुख विषय है, मतलब उनको घास के लिए इधर उधर घुमाना। इसमें कौन लोग लगे हैं? कबीले, ट्राइब्स के लोग हैं, किर्गिज, लैप, ये सभी लोग हैं। इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं से होती है, जैसे भोजन के लिए दूध या मांस, वस्त्र के लिए चमड़े। उनकी पशुओं के हड्डियों से हथियार भी बनाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े का उपयोग करते हैं। यानी कि कुल मिला के उनको अपने पशुओं के साथ रहना है, पशुओं पर ही निर्भर रहना है। केवल रहना ही नहीं है, निर्भर भी रहना है। भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, बैल, याक तथा रेंडियर ये प्रमुख पशु हैं। सभी पशु एक स्थान पर नहीं मिलते। जहाँ छोटी घासें और कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं वहाँ बकरी मिलती है। शुष्क भागों में भेड़ तथा ऊंट मिलते हैं, और जहाँ पानी अधिक होता है गाय बैल मिलते हैं। पठारी प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में याक, और बर्फीले प्रदेशों में रेंडियर और कैरिबू मिलते हैं। ऐसा क्यों है? थोड़ा सोचिए कि चलवासी पशुचारण में जो भी अर्थव्यवस्था है वह जलवायु के कारण है, क्योंकि ऐसी जलवायु में सिर्फ और सिर्फ पशुचारण ही सबसे अच्छा हो सकता है। ज़्यादा शुष्कता माने पानी की कमी तथा ठंडक के कारण यहाँ फसल तो उगेगा नहीं।
नाम मात्र की नमी और निम्न तापमान में घास ही उगता है, और घास इतनी कम कि एक बार में पशु वहाँ पे इकट्ठे हो जाए तो कुछ ही दिनों में वो घास खत्म हो जाती है, दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है, इसलिए उनको पशुओं को घूम घूम कर चराना पड़ता है। और यह शिफ्टिंग दो तरह का होता है, स्थानीय लोकल एंड ऋत्विक, यानी कि ऋतु के आधार पर ऋतु प्रवास बोलते हैं। तो देखिए, नवंबर से अप्रैल तक चलवासी पशुचारण एक क्षेत्र विशेष में ही मिलता है, नदियों के किनारे या वनों के किनारे। इस अवधि में तंबू लगातार गड़ा हुआ रहता है, परंतु इस समय भी घास की खोज में स्थानीय स्थानांतरण होता रहता है। अप्रैल मई में या बसंत में या ग्रीष्म ऋतु के शुरू होते ही बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं, प्रवास होता है। शुष्क प्रदेश में ये लोग पर्वत के पैस्चर्स चारागाहों की ओर और टुंड्रा में उत्तर की ओर चल पड़ते हैं। गर्मियों में इस समय छोटे छोटे झुंड में ये बिखर जाते हैं, और जैसे ही जाड़ा शुरू होता है फिर ये नदी घाटियों में चले आते हैं, वो दक्षिण में वनों की ओर चले आते हैं। इस प्रकार चलवासी पशुचारण का जलवायु, घास की उपलब्धता तथा जल की सुलभता के साथ विशिष्ट संबंध है। अब हम देखेंगे व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन मुख्य रूप से यूरोपीय अप्रवासियों ने शुरू किया। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में व्यापारिक पशुपालन विस्तृत चारागाह डेवलप किए गए। ऐसे क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण से कुछ समानताएं रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक दशाएं पशुपालन के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। इन प्रदेश में धीरे धीरे व्यापारिक पशुपालन पद्धति विकसित होने लगा। निजी चारागाहों को घेरा गया, जिसे रैंच कहते हैं, यानी कि ये जो पशुपालन है उसको रैंचिंग भी कहते हैं। इनको दो भाग में हम बांट सकते हैं पशुपालन वाले प्रदेश को, टेम्परेट ग्रासलैंड, समशीतोष्ण घास के प्रदेश, और विस्तृत उष्ण सवाना प्रदेश। टेम्परेट ग्रासलैंड में उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका का पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और यूरेशिया, मतलब एशिया और यूरोप के बीच में जो यूरेशिया होता है उसको स्टेपीज वहाँ का सम्मिलित है। यहाँ वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन होता है, दूध मिलता है, ऊन मिलता है, मांस मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। और दूसरा जो शुष्क प्रदेश है, अफ्रीका का सवाना घास, यहाँ पर मवेशी पालन है। मवेशी पालन का मतलब जैसे गांव घर में आप लोग देखे होंगे कि हर घर में गाय है, भैंस है, उसी तरह से यहाँ भेड़ पालना कठिन है। यहाँ लंबी और कड़ी घास उगती है जो शुष्क मौसम गर्मी के कारण सूख जाती है। घास के मैदान में जंगली जानवरों से पशुओं की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, पशुओं की अच्छी नस्लें भी नहीं है। यहाँ पशुपालन मांस एवं दुग्ध के लिए किया जाता है, और चूँकि यह क्षेत्र डेवलप्ड कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन नहीं होता है, ये आदम ढंग से पशुपालन होता है। आप यही मतलब समझ लीजिए कि टेम्परेट में वैज्ञानिक ढंग से, और ये जो हॉट सवाना रीजन है यहाँ पर वही आदिवासियों के ज़माने का पशुपालन है। तो दोनों में अंतर भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार
मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कृषि प्रदेश के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।